आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। जी बिल्कुल, यह आज के संदर्भ में कबीरदास जी का यह दोहा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हुई तो विपक्षी नेताओं ने यह कहकर भाजपा और भाजपा के नेताओं का उपहास उड़ाया, और इसमें जो बात वह नहीं कह रहे थे वह एक भगवान राम के नाम को लेकर थी, लेकिन तंज भगवान राम पर भी कसे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक समेत उन सभी स्थानों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए जो राम के नाम से जुड़े हुए स्थान हैं। यह तंज केवल भाजपा पर ही नहीं है, यह तंज भाजपा नेताओं पर नहीं है, यह तंज भगवान राम के भक्तों पर भी है, यह तंज भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी है कि वह अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद उन स्थानों पर न जीत हासिल कर सके, न अपने प्रत्याशियों को जिता सके जहां से भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज इस पूरे जो एक नैरेटिव विपक्ष की ओर से गढ़ा जा रहा था, इस पूरे नैरेटिव का तख्ता पलट दिया। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था, और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी, और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे
उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई वह पूरा का पूरा बात ही एकदम अलग हो खड़ी हो गई। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अपने तर्कों जो तथ्यों के साथ होते हैं के जरिए विपक्षी नेताओं का मुंह बंद कर देने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा में भी जब उनको सुनने का मौका मिलता है तो बड़े बड़े वक्ता भी बड़े गौर से डॉक्टर सुधांशु को सुनते हैं। और आज भी उन्होंने सिर्फ विपक्षी दलों को भगवान राम के संदर्भ को लेकर चुनावी हार को जिस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा वह बहुत रोचक है, उसे आप सुनिए तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बात तो कर यही है कि वह नेता, वह पार्टियां जो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारती रही हैं, अब किसी न किसी बहाने वह यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि भगवान राम से जुड़े हुए स्थान, यानी वह यह बता रही हैं कि यहाँ यहाँ राम का अस्तित्व है, इन स्थानों से राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत के साथ ही जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ तुलना हो रही थी, उस पर विपक्ष की ओर से किए जा रहे कटाक्ष पर भी तर्कों के साथ इतनी सटीक तरीके से अपनी बात रखी कि वह आने वाले दिनों में विपक्ष के नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं, जो अक्सर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाहरलाल नेहरू से तुलना होती है तो कटाक्ष करते हैं, चिढ़ते हैं सामने वाले को कि वह उसे काट खाएंगे। तो आप सुनिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज कैसे राज्यसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि विपक्ष के नेता जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद हार गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने जहां उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाना था उस बैठक में ही नहीं गए, उसके बावजूद सर्वसम्मति से वह नेता चुन लिए गए थे। तो नेता जवाहरलाल नेहरू बड़े नहीं थे, नेता नरेंद्र मोदी बड़े रहे। इन तर्कों को उन्होंने कितने शानदार तरीके से तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, इसे आप सुनिए। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है, और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में
3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पाके अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक रोमन में, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी, यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं, और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था, और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी,
और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया। तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है।